टेबल्स इन HTML। HTML में टेबल्स कैसे बनती हैं, क्या होती हैं टेबल्स। अगर हमारे पास कुछ डेटा इस तरीके का है जिसको हम रो और कॉलम के फॉर्मेट में डिस्प्ले करना चाहते हैं, तब हमको टेबल्स की ज़रूरत पड़ती है। टेबल्स यानी कि डेटा कुछ इस तरीके से हो कि वो वेब पेज पर पैराग्राफ की फॉर्म में ना हो, लाइंस की फॉर्म में ना हो, केवल एक रो और कॉलम के फॉर्मेट में हो। इस तरीके का डेटा या इस तरह की रिप्रेजेंटेशन हमने अक्सर देखी होगी। या तो हम कहीं शॉपिंग मॉल में कुछ परचेस करने जाते हैं तो जो बिल जनरेट होता है वो टेबुलर फॉर्म में होता है, या फिर जो हमारे एग्ज़ाम्स की रिज़ल्ट की मार्कशीट्स आती हैं वो भी जो डेटा होता है टेबल के फॉर्मेट में होता है, रो और कॉलम के फॉर्मेट में। तो इस तरीके का हम अगर आउटपुट चाहते हैं तो हमको HTML में टेबल्स को ड्रॉ करना पड़ेगा। टेबल्स को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास HTML में टेबल टैग होता है जिसका काम होता है टेबल को क्रिएट करना, और ये एक पेयर टैग होता है, स्टार्टिंग टैग टेबल और एंडिंग टैग स्लैश के साथ टेबल। इसको यूज़ करने पे हम टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। टेबल्स के अंदर जो डेटा होगा वो रो और कॉलम के फॉर्मेट में होगा। टेबल टैग के अंदर जितनी भी रो का क्रिएशन होगा वो TR टैग की हेल्प से होगा, यानी कि जितनी भी रो हम क्रिएट करेंगे वो सब TR टैग की हेल्प से करेंगे। और उस टेबल के अंदर जितना भी हम डेटा कॉलम की फॉर्मेट में रखेंगे वो सब TD टैग की हेल्प से करेंगे। TR और TD दोनों टैग पेयर टैग होते हैं और इन दोनों को हम टेबल टैग के अंदर यूज़ करते हैं। टेबल टैग के अंदर यूज़ करेंगे TR और TD दोनों टैग को। टेबल के अंदर रो हमारे पास दो तरीके की होती हैं, एक होती हैं हेडर रोज और एक होती हैं डेटा रोज। हेडर रोज क्या होती हैं? हेडर रो वो रो होती है जो टेबल में सबसे ऊपर रिप्रेजेंट होती है, जिसका काम होता है ये बताना कि किस तरीके का डेटा उस कॉलम के अंदर शो हो रहा है। इस तरीके की रो को बनाने का काम करते हैं हम TH टैग की हेल्प से। TH का मतलब क्या हुआ? टेबल हेडर। TR का मतलब क्या हुआ? टेबल रो। TD का मतलब क्या हुआ? टेबल डिस्क्रिप्शन या टेबल डेटा। तो हेडर रोज का काम क्या होता है? हेडर रोज का काम होता है टेबल के अंदर जो डेटा है उसको डिफाइन करना कि इस कॉलम में किस तरीके का डेटा है। डेटा रोज का काम होता है जो डेटा हमने टेबल के अंदर रखा है उस डेटा को, वो डेटा जिस रो के अंदर प्लेस्ड है उस रो को हम बोलेंगे डेटा रो, यानी कि वो इंडिविजुअल सेल जिसके अंदर वो वैल्यू रखी हुई है, वो सेल जिस पूरी पर्टिकुलर एक रो के अंदर प्लेस्ड हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर, उसको बोलेंगे हम डेटा रो। यानी कि टेबल के अंदर सबसे ऊपर जो रो होगी वो हेडर रो होगी। उसका काम होगा टेबल में कॉलम की हेडिंग को बताना, और उसके नीचे जितनी भी रो होंगी वो सब डेटा रो होंगी, क्योंकि वो सब होगा डेटा। दो तरह की रो हमारे पास टेबल में होती हैं। अच्छा, ये जो टेबल है उसमें हेडर रो और डेटा रोज का जो एग्जांपल है ये भी आगे समझेंगे तो समझ में आएगा हेडर रोज और डेटा रोज का। चलिए हम एक एग्जांपल हमने ले रखा था और हम इसको समझते हैं एग्जांपल के साथ कि बेसिकली होता क्या है, टेबल क्या होती है और हम डेटा रो और हेडर रो की कैसे बात करते हैं। देखिए, ये हमने एक टेबल क्रिएट कर रखी है समझने के लिए। इस टेबल के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर दो कॉलम हैं। पहला नेम वाला कॉलम जो ऊपर से लेके नीचे है, टॉप टू बॉटम वर्टिकल प्लेन में। दूसरा एड्रेस वाला कॉलम, और 4 रो हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 लेफ्ट टू राइट वर्टिकल प्लेन में, यानी कि 2 कॉलम और 4 रो वाली ये एक टेबल है। इस टेबल के अंदर कुछ डेटा है। अब समझने की बात यहाँ पर क्या है, हमने समझा था अभी कि हमारे पास टेबल में जो है 2 तरह की रो होती है, एक हेडर रो और एक डेटा रो। तो हेडर रो कौन सी है? हेडर रो सबसे ऊपर नेम और एड्रेस। ये जो पहली वाली रो है इसको हम बोलेंगे हेडर रो, क्योंकि ये रो ये बता रही है कि नेम वाले कॉलम में नेम लिखे हैं नीचे और एड्रेस वाले कॉलम में नीचे की तरफ एड्रेस लिखे हैं। तो ये हेडर रो है और ये हेडर रो टेबल में सबसे ऊपर होती है। और एक और बात ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो हेडर रो में लिखा हुआ है जो डेटा है वो आपका सब बोल्ड फेस में है। तो ये एक हेडर रो की पहचान है और ये ऑटोमेटिक बोल्ड फेस में रिप्रेजेंट होता है। इसके बाद जो नीचे 3 रो के अंदर डेटा लिखा है
नेम वाले कॉलम में लिखा है अमित, राहुल, तरुण। एड्रेस वाले में लिखा है दिल्ली, हरियाणा, बॉम्बे। ये सब क्या है? आपका डेटा है। तो इन 3 रो को हम बोलेंगे डेटा रो, यानी कि ऊपर हेडर रोज और नीचे डेटा रोज। क्लियर हो गया? ये टेबल कैसे बनाते हैं हम अभी समझेंगे आगे। नेक्स्ट आते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल। जब हम इन टेबल को बनाएंगे तो टेबल को क्रिएट करने के दौरान हमको कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है कि किस तरीके से हम अपने इस डेटा को बीच में रख रहे हैं, या लेफ़्ट में या राइट में रखेंगे, या हमको इसका फॉन्ट कैसा रखना है, या जैसे आप देख रहे हैं कि टेबल के नीचे इस टेबल का नाम भी लिखा हुआ है जिससे कि रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। तो ये इन सब तरह के काम को करने के लिए हमारे पास टेबल टैग के साथ कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं इन एट्रीब्यूट्स को, फिर इनको यूज़ करना सीखेंगे एग्जाम्पल के साथ कि ये कैसे करते हैं। पहला एट्रीब्यूट टेबल का होता है। अच्छा, ये जितने एट्रीब्यूट्स हैं ये सब एट्रीब्यूट्स टेबल टैग के साथ ही यूज़ किए जाएंगे। जो टेबल टैग है इस टेबल टैग के साथ ही यूज़ होंगे ये सारे एट्रीब्यूट्स। पहला क्या है? अलाइन। अलाइन का काम करते हैं हम अगर हमको अपनी टेबल या टेबल के डेटा को हॉरिजॉन्टली सेट करना है, यानी कि लेफ्ट, राइट और सेंटर, तो हम अलाइन एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। अगर हमको उसी टेबल और टेबल के डेटा को वर्टिकली सेट करना है तो हम यूज़ करते हैं वी अलाइन, टॉप, मिडिल, बॉटम। यानी कि टॉप, मिडिल, बॉटम में सेट करना है तो वी अलाइन एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, और लेफ्ट, राइट, सेंटर अगर सेट करना है तो अलाइन एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। विथ, ये बताता है हमारी टेबल की विथ कितनी होगी। विथ का मतलब क्या है कि हम नंबर ऑफ पिक्सल्स देंगे, उन पिक्सल्स के बेस पर हमारी स्क्रीन में जितनी भी विथ आनी है वो आ जाएगी। बॉर्डर, यानी कि हमारी टेबल के चारों तरफ बॉर्डर आएगा ताकि टेबल को हम अपने वेब पेज में इजीली पहचान सकें। ये बॉर्डर ठीक वैसे ही काम करता है जैसे इमेज टैग के साथ बॉर्डर काम करता है। सेल पैडिंग का काम क्या होगा? सेल पैडिंग का काम होता है जो डेटा आप हर एक सेल के अंदर रख रहे हैं, उस डेटा और उस सेल के बीच में जो गैप होगा उसको हम बोलते हैं सेल पैडिंग। हम एग्जाम्पल समझते हैं। ये अमित लिखा है, ये अमित जो लिखा है ये एक सेल के अंदर है, इस वाली सेल के अंदर। अब इस सेल के अंदर अमित और अमित के चारों तरफ ये एक बाउंड्री बनी हुई है, ये बाउंड्री। तो अमित जो करेक्टर लिखा है इसके और इस बाउंड्री के बीच में जो गैप है, ये अमित के चारों तरफ जो गैप है, इसको बोलते हैं हम सेल पैडिंग। वो इसलिए देते हैं हम ताकि इजीली पहचान में आ सके कि हाँ ये एक अलग सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है। इसको बोलते हैं हम सेल पैडिंग। यानी कि किसी भी सेल के अंदर डेटा और उस सेल की बाउंड्रीज के बीच में जो गैप होगा वो सेल पैडिंग कहलाएगा। अच्छा, दूसरी बात, ये जो अमित वाली सेल है और राहुल वाली सेल है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर जहाँ माउस का कर्सर इस समय है, यहाँ पर बीच में एक गैप है। तो दो सेल के बीच में जो गैप होगा उसको बोलेंगे हम सेल स्पेसिंग। यानी कि किसी एक सेल के अंदर डेटा और सेल की बाउंड्रीज, डेटा और बाउंड्रीज के बीच में जो गैप है उसको बोलेंगे हम सेल पैडिंग। और दो एडजेसेंट सेल, चाहे ये लेफ्ट राइट वाली हो चाहे अप एंड डाउन वाली हो, इन सेल के बीच में जो गैप होगा उसको बोलेंगे हम सेल स्पेसिंग। ये सेल स्पेसिंग जो दे रखा है हमने, देखिए इससे पहचान में आ रही है हर एक सेल अलग अलग इंडिविजुअल आप पहचान सकते हैं। तो सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग समझ में आ गया। कॉलम स्पैन और रो स्पैन। कॉलम स्पैन ऐसे समझिए कि अगर एक से ज़्यादा कॉलम को मिला करके एक सिंगल कॉलम बना दें हम तो वो कहलाएगा कॉलम स्पैन, और एक से ज़्यादा रो को मिला करके हम एक सिंगल रो बना दें तो वो कहलाएगी रो स्पैन। कैप्शन टैग। कैप्शन टैग क्या होता है? जब कभी हमको टेबल के ऊपर या नीचे टेबल का नाम देना होता है ये बताने के लिए कि किस तरीके का डेटा हमारे इस टेबल के अंदर है, तो टेबल के नाम को देने के लिए कैप्शन टैग इस्तेमाल किया जाता है। और इस कैप्शन टैग के अंदर जो भी आप लिखेंगे वो टेबल के नाम के तौर पर यहाँ रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसको आप ऊपर या नीचे यानी कि टॉप या बॉटम कर सकते हैं। अलाइन कैप्शन टैग का एक अलाइन एट्रीब्यूट होता है। अलाइन इक्वल टू टॉप, ये अलाइन इक्वल टू बॉटम, कुछ भी लगा दीजिए आप। तो टॉप लगाएंगे तो टॉप में, बॉटम लगाएंगे तो बॉटम में। हमने यहाँ अलाइन इक्वल टू बॉटम लगाया था तो ये बॉटम में नाम आ रहा है। तो ये कैप्शन का काम ये हुआ कि हमारी टेबल को कोई नाम देने के लिए, ताकि ये रिप्रेजेंट हो सके कि हाँ ये किस तरीके का डेटा इस टेबल के अंदर है। तो चलिए अब समझते हैं कि ये टेबल हमने कैसे क्रिएट करी है, इसको समझने की कोशिश करते हैं हम।
ये हमारे पास एक ऑलरेडी बना हुआ प्रोग्राम है। इसी प्रोग्राम के अंदर हम समझते हैं कि ये प्रोग्राम हमने कैसे बनाया है। देखिए इस प्रोग्राम का आउटपुट जो है वो हमारे सामने कुछ ऐसा है। अब हम ऐसा ही आउटपुट 1 बाय 1 बनाएंगे ताकि समझ में आ सके। देखिए इसमें जितनी भी लाइंस हैं 1 बाय 1 इन सब लाइंस को समझते चलेंगे हम। इसलिए सबसे पहले होती है टेबल टैग के साथ। हम एक टेबल टैग लिख लेते हैं। अब सबसे पहले हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं अपने जो थे विड्थ और बॉर्डर, यानी सबसे पहले विड्थ और बॉर्डर यूज करते हैं ताकि समझ में आ सके कि हाँ टेबल में कैसे बनती है। तो टेबल टैग के साथ ही यहाँ पर हम देंगे विड्थ मान लीजिए हमने यदि 40%, विड्थ को यहाँ पर परसेंटेज देना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना, और बॉर्डर हमने दे दिया इक्वल टू 5। ठीक है, विड्थ और बॉर्डर दे दिया। अब ये टेबल हमारी टेबल नहीं बनेगी क्योंकि हमने अभी सिर्फ टेबल को डिफाइन किया है, लेकिन वो टेबल के अंदर रो और कॉलम तो कुछ है नहीं ना, इसलिए अभी कुछ नहीं बनेगी टेबल। तो ठीक है, अब टेबल के अंदर रो बनाने के लिए ये जो टेबल है, इस टेबल के अंदर पहली रो है नेम और एड्रेस। इसके अंदर 2 कॉलम है, नेम और एड्रेस। तो ठीक है, अब हम रो बनाते हैं। टेबल के अंदर रो बनाने के लिए हमारे पास होता है TR टैग। ये टैग जो होता है पेयर टैग होता है, तो हम इसको भी बंद कर देते हैं पहले। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, किसी भी टेबल के अंदर जब हम टेबल को बनाते हैं तो ध्यान रखने की बात यह है कि उस टेबल में जितनी रो हैं वो टेबल का क्रिएशन रो बाय रो होगा। यानी कि पहले, अब ये टेबल बन रही है, इस टेबल के अंदर 2 कॉलम और 4 रो हैं, तो सबसे पहले पहली रो बनेगी। इस रो के अंदर जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं पहले वो कॉलम बनेंगे, यानी कि पहली रो बनेगी, पहली रो में जितने कॉलम हैं वो बनेंगे। उसके बाद दूसरी रो बनेगी, फिर दूसरी रो में जितने कॉलम हैं वो बनेंगे, फिर तीसरी रो बनेगी, तीसरी रो में जितने कॉलम हैं वो बनेंगे। इस तरीके से आप रो बाय रो टेबल को बनाते चले जाएंगे। यानी कि पहले पहली रो का काम खत्म होगा, फिर दूसरी रो, फिर तीसरी रो, फिर एंड सो ऑन। तो अब हम पहली रो क्रिएट करते हैं। तो पहली रो ये आ गई। अब इस रो के अंदर जो कॉलम हम बनाते हैं वो बनाते हैं हम TD और TH की हेल्प से। हमने यहाँ पर समझा था TD और TH की हेल्प से हम यहाँ पर कॉलम बनाते हैं। तो TD के अंदर आएगा डेटा वाला कॉलम, TH के अंदर हमारा आएगा हेडिंग वाला कॉलम। तो ठीक है, अब इनको दोबारा से क्रिएट करते हैं हम। सबसे पहले हमारा आउटपुट यहाँ पर क्या है, हेडिंग है, यानी कि नेम और एड्रेस। तो हम हेडिंग वाला कॉलम लिखेंगे TH, और TH को भी हम क्लोज करेंगे क्योंकि ये एक हेडिंग है। इस हेडिंग के अंदर क्या लिखना चाहते हैं हम, हेडिंग हमारी है नेम, तो हमने लिखा नेम। ये हमारा एक कॉलम हो गया। अब दूसरा कॉलम फिर से TH, इसको भी क्लोज कर दो। दूसरा कॉलम इसके अंदर क्या है हमारा, एड्रेस, यानी कि हमारे पास 2 कॉलम हो गए। इस रो का काम खत्म हो गया, तो यहाँ पर हमने रो क्लोज कर रखी ऑलरेडी पहले से ही। तो अब ध्यान से समझते हैं, TR से रो स्टार्ट हुई, इस रो को हमने पहले यहाँ पर ख़त्म कर दिया है, यानी कि ये रो यहाँ से स्टार्ट है TR से और TR पर ख़त्म है। इस रो के अंदर 2 कॉलम आएंगे, तो हमने 2 बार TH टैग लिखा और उसको क्लोज किया। पहला एक ये और दूसरा ये। इसके अंदर हमने वो नाम लिखा TH के अंदर जो नाम हमको डिस्प्ले करना है, ऊपर TH यानी कि नेम और दूसरा है एड्रेस। अब ज़रा इसका हम आउटपुट देखते हैं कि आउटपुट हमारा क्या है। एक टेबल हमारी आ गई नेम और एड्रेस के साथ। इसका आउटपुट हमारा क्या आ रहा है, पहले कॉलम में नेम है, दूसरे कॉलम में हमारे पास एड्रेस है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब नीचे हमें चाहिए डेटा, तो हम दूसरी रो लिखेंगे, उसमें अमित और दिल्ली आएगा। ठीक है, एक दोबारा से TR टैग लगाएंगे क्योंकि हमको रो बनानी है, और इस रो को हम पहले से ही बंद कर देंगे। मैं इसलिए बंद कर रहा हूँ ताकि हमको बार बार ये ध्यान ना रखना पड़े कि कौन सा टैग हमारा क्लोज हुआ है, कौन सा टैग हमारा क्लोज नहीं हुआ है। अब ऊपर तो था TH क्योंकि ये हेडिंग थी, अब नीचे क्या आएगा TD क्योंकि वो डेटा है। तो डेटा में हमने नाम क्या रखा है, पहला अमित और दिल्ली। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं अमित, इसको क्लोज कर देते हैं हम, TD क्लोज।
दूसरा टीडी यानी दूसरा कॉलम, और डेली यानी इसको भी क्लोज कर देंगे हम, और रो हमने ऑलरेडी क्लोज कर रखी है। अब हम इसको समझते हैं, यानी कि दूसरी रो हमारी स्टार्ट हुई टी आर टैग के साथ और ख़त्म हुई टी आर टैग के साथ, ठीक है। उसके बाद हमारा पहला कॉलम आया, पहला कॉलम क्या है, डेटा है वो, तो टी डी होगा, ये टी डी हमने क्लोज कर दिया यहाँ पर। इसके बीच में हमने नाम लिखा अमित, जो यहाँ पर नाम लिखेंगे हम वही उस सेल के अंदर आ जाएगा। दूसरा टी डी बनाया हमने, उसमें लिखा हमने क्या, डेली। इस प्रोग्राम को सेव किया, इसको हम रिफ्रेश करते हैं, हमारा नाम आ गया अमित और डेली। अब ये लेफ्ट पे आया है, इसको हम अलाइन कर देते हैं, यानी कि सेंटर में आ जाए। तो अगर हमको सेंटर में अलाइन करना है तो क्या करेंगे हम यहाँ पर एक इस रो के अंदर लगाएंगे अलाइन एट्रीब्यूट, अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। देखिए टी आर टैग ही तो रेस्पॉन्सिबल है रो बनाने के लिए, टेबल रो बनाने के लिए। तो उस रो के अंदर हमने एट्रीब्यूट लगा दिया अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। तो इस रो के अंदर जितने कॉलम आ रहे हैं उन कॉलम का डेटा सेंटर में अलाइन हो जाएगा। रिफ्रेश करते हैं, सेंटर में आ गया। अब वन बाय वन हम ऐसे ही रो बनाते चलेंगे। हम दूसरी रो बनाते हैं टी आर, इसके अंदर भी हम अलाइन कर देते हैं पहले। अब इसके अंदर हम कुछ और डेटा रखते हैं। डेटा हमारा है राहुल और हरियाणा, ठीक है। राहुल, सॉरी यहाँ पर टी डी टैग हमें नहीं दिया अभी। राहुल, टी डी क्लोज किया, फिर से टी डी दिया हमने। हरियाणा, फिर से टी डी क्लोज किया, और फिर हमने टी आर टैग क्लोज कर दिया। अब जैसे इसको रिफ्रेश करते हैं, राहुल हरियाणा। इस तरीके से हम अपने इस टेबल के अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड्स को रख सकते हैं। तो यहाँ हमने समझ लिया क्या, अलाइन एट्रीब्यूट हमने समझ लिया, टी एच, टी डी और टी आर हमने एट्रीब्यूट समझ लिए। अब नेक्स्ट हमारा बचता है सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग। सेल पैडिंग हमने क्या समझाया था, ये अमित नाम का जो सेल है, इस सेल के अंदर आप देखिए अमित और इस सेल के बीच में कुछ गैप नहीं है, कुछ गैप है यहाँ पर। और यहाँ अगर आप देखें तो अमित और इस सेल के बीच में कुछ गैप नहीं है। अब ये लाइन थोड़ी सी इतनी ज़्यादा बारीक है कि पढ़ने में समझ में देर से आ रही है, और ये लाइन बिल्कुल क्लियर है, समझ में अच्छी आ रही है। तो हम क्या करेंगे, हम इस लाइन का थोड़ा सा गैप बढ़ाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं सेल पैडिंग। तो सेल पैडिंग हमको देनी पड़ती है टेबल टैग के साथ, क्योंकि वो पूरी टेबल पे काम करेगी। तो सेल पैडिंग इजिकल टू, आप कुछ भी नंबर दे दीजिए, मैं 10 दे देता हूँ। अब देखिएगा इसको फ़र्क, मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए अब क्या हुआ, हर सेल के अंदर उस डेटा और सेल की बाउंड्रीज के बीच में गैप आ गया, ठीक है। अब अमित वाली जो सेल है और राहुल वाली जो सेल है, ऊपर नेम वाली जो सेल है, इन तीनों सेल के बीच में एक पतली सी लाइन है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये सेल कहाँ पर ख़त्म है, कहाँ पर शुरू है। तो दो सेल के बीच में स्पेस आए, उसको हम बोलते हैं सेल स्पेसिंग। जैसे नेम और एड्रेस के बीच में एक पतली सी लाइन है, इसको बढ़ाने के लिए, नेम और अमित के बीच में पतली सी लाइन, इसको बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, सेल स्पेसिंग। तो हम यहीं पर हम सेल स्पेसिंग देंगे। मैं इसको नंबर कुछ ज़्यादा देता हूँ ताकि हमको अच्छे से समझ में आए कि फ़र्क क्या होता है। सेल स्पेसिंग मैंने दिया 10। तो अब देखिएगा 10 से कितना फ़र्क आएगा, देखिए कितना ज़्यादा फ़र्क आ गया। अब ये मोटी सी लाइन हमारे यहाँ पर जो है शो हो रही है नेम और अमित वाले कॉलम के सेल के बीच में। अब हमको ये टेबल जो है देखने में अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है। अच्छा, ये इस टेबल के चारों तरफ बॉर्डर आ रहा है, वो बॉर्डर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी बॉर्डर दे रखा है, बॉर्डर इक्वल टू 5। मैं इसका बॉर्डर अगर 10 कर दूँ तो समझ में आपको हो जाएगा, देखिएगा बॉर्डर इसका ज़्यादा मोटा हो गया, वो टेबल का बॉर्डर कम है। तो सेल स्पेसिंग हो गया, सेल पैडिंग हो गया, और विथ बॉर्डर अलाइन हो गया, रो स्पैन और कॉलम स्पैन बचा। अच्छा, कैप्शन टैग और हम और यूज़ कर लेते हैं अभी, ताकि हमको बाद में फिर कॉलम स्पैन और रो स्पैन करने में आसानी हो। टेबल टैग जहाँ स्टार्ट होता है, टेबल टैग के साथ यहाँ पर हम कैप्शन टैग लगाते हैं टेबल टैग के साथ। और ये कैप्शन टैग जो होता है पेयर टैग होता है, इसलिए हम इसको पहले बंद भी कर देते हैं।
अब इस कैप्शन टैग के अंदर इस टेबल का नाम मुझे क्या रखना है, जो भी कुछ रखना है वो मैं यहाँ पर दे दूंगा मैं। तो मैं रख देता हूँ उसका नाम स्टूडेंट डेटा टेबल। अच्छा, इसको मुझे ऊपर रखना है कि नीचे रखना है? तो अभी इस वाली में तो हमारे बॉटम में है इस टेबल के, मैं इस टेबल के पहले बॉटम में रखता हूँ, फिर इसको अप टॉप में रखेंगे। तो ये एट्रीब्यूट देना पड़ेगा हमको कैप्शन के यहाँ पर, अलाइन इक्वल टू बॉटम। तो देखते हैं जरा इस आउटपुट क्या आता है। बॉटम में आ गया इस टेबल के। अब मैं इसको ऊपर रख के देखता हूँ, इन दो टेबल के बीच में कुछ गैप कम आ रहा है। तो हम यहाँ पर जरा थोड़ा सा एक क्या करते हैं, पी टैग लगा लेते हैं। और ये पी टैग हम काफ़ी सारे लगाते हैं, थोड़ा गैप आ जाए जरा। पी से क्या होगा, पैराग्राफ टैग होता है, ये लाइन का गैप देता है बीच में, थोड़ा गैप आ गया, ठीक है। अब हम इस टेबल में अलाइन जो इसका करते हैं वो टॉप करते हैं, यानी इस टेबल में इसका जो टेबल का नाम है वो ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ गया। इस तरह से हम कैप्शन लिख करके टेबल को कुछ नाम भी दे सकते हैं। अब बारी आती है हमारे पास रो स्पैन और कॉलम स्पैन की। ये एक एग्जांपल है हमारे सामने रो स्पैन और कॉलम स्पैन का। अक्सर आपने देखा होगा मार्कशीट जो होती है कुछ इसी फॉर्मेट में प्रिंट होती है, और जितने भी शॉपिंग बिल्स होते हैं मार्केट में वो भी सब ऐसे ही फॉर्मेट में होते हैं। तो रो स्पैन और कॉलम स्पैन होता क्या है? हमने समझा था कि एक से ज़्यादा रो मिला करके अगर एक रो बना दें तो वो रो स्पैन कहलाता है, और एक से ज़्यादा कॉलम मिला करके एक कॉलम बना दें तो वो कॉलम स्पैन कहलाता है। यहाँ समझते हैं, जो मार्क्स लिखा है ये एक कॉलम है, और इसके नीचे अगर आप देखें तो दो कॉलम है। एक हिंदी सब्जेक्ट लिखा है उसके नीचे मार्क्स लिखे हैं, एक मैथ सब्जेक्ट लिखा है उसके नीचे मार्क्स लिखे हैं। तो नीचे तो ये दो कॉलम है, अगर इनके ऊपर देखें तो ये एक सिंगल कॉलम है। तो क्या करा हमने, ये यहाँ पर मार्क्स वाला जो था यहाँ पर भी दो कॉलम थे, तो हमने दो कॉलम को मिला करके एक सिंगल कॉलम बना दिया। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, कॉलम स्पैन। लेफ्ट में देखते हैं नेम लिखा है यहाँ पर दो रो के बराबर एक रो है, क्योंकि पहली वाली रो जो है इसके अंदर मार्क्स लिखा है, दूसरी रो के अंदर सब्जेक्ट के नाम लिखे हैं यहाँ पर। तो ये दो रो हो गई, इन दो रो के बराबर एक सिंगल रो है नेम। तो हमने यहाँ पर क्या करा, हमने दो रो को मिला करके एक सिंगल रो बनाई है, इसको बोलेंगे हम रो स्पैन। तो जब हमने दो रो को मिला करके एक रो बनाई तो रो स्पैन कहलाएगा। जब दो कॉलम को मिला करके एक कॉलम बनाया तो ये कहलाएगा कॉलम स्पैन। इस कंडीशन को हम बोलते हैं रो स्पैन और कॉलम स्पैन। इसको बनाने के लिए हमें उसी कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा जो हमने स्टार्टिंग में समझा था कि टेबल का जो क्रिएशन होता है वो रो बाय रो होता है। पहले पहली रो बनेगी, उसके बाद दूसरी रो बनेगी। अब यहाँ पर होगा क्या, पहली रो बनेगी तो पहली रो में यहाँ पर तो मार्क्स लिखा है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहली वाली रो जो ये है जिसमें नेम लिखा है, इसमें स्टार्टिंग में ही हमने दो रो को एक साथ मिला करके एक सिंगल रो बना दी है। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो पहली रो बनेगी उस पहली रो में हम पहले वाले कॉलम को जो यहाँ पर नेम लिख के आना है इसमें हम दो रो मिला देंगे, और उसके बाद पहली रो का जो बाकी बचा हुआ पार्ट है ये बनेगा। फिर जब कंट्रोल नीचे आएगा तो नेम वाले कॉलम के अंदर ऑलरेडी दूसरी रो मिली हुई है, तो दूसरी रो का जो दूसरा कॉलम है हिंदी जहाँ लिखा है फिर ये बनेगा, फिर मैथ्स बनेगा, तो दूसरी रो कंप्लीट हो जाएगी। फिर तीसरी रो का कंट्रोल जो आएगा फिर वो अमित से स्टार्ट होगा। मैं फिर बताता हूँ, पहली रो जब बनेगी उसमें नेम वाला कॉलम रहेगा, ओके, मार्क्स वाला कॉलम रहेगा, ओके, हमारी पहली रो खत्म हो गई। जब दूसरी रो बनेगी तो दूसरी रो में नेम वाला कॉलम तो ऑलरेडी बन चुका है, तो कंट्रोल सीधे हिंदी वाले कॉलम पे आ जाएगा, फिर मैथ्स वाले कॉलम पे जाएगा, तो दूसरी रो कंप्लीट हो जाएगी। फिर तीसरी रो जब बनेगी तो अमित वाले कॉलम पे आएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। इस प्रोग्राम को हम देखते हैं, प्रोग्राम हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, और इस प्रोग्राम को समझ आते हैं हम कैसे कैसे हमने बनाया है। ठीक है, मैं थोड़ा सा कॉपी यहाँ से कर लेता हूँ इस इतनी लाइन को, और ये एक नई टेबल हमारी बना दी। इस टेबल के अंदर हम क्या करा हमने, पहले तो ये समझते हैं इसका आउटपुट क्या है। इसका आउटपुट ये है, अब ये प्रोग्राम समझते हैं। मैं दूसरी टेबल बना रहा हूँ इसी आउटपुट के नीचे,
तो ये टेबल टैग लगाया मैंने, उसकी विड्थ 50% है, बॉर्डर 5, सेल पैडिंग 10, सेल स्पेसिंग 5, ये समझ चुके हैं पहले हम। कैप्शन दे दिया टेबल का, अलाइनमेंट उसका बॉटम है, स्टूडेंट रिकॉर्ड। ठीक है, अब हम पहली रो क्रिएट करेंगे। पहली रो में क्या है हमारा, नेम। ये नेम क्या है, 2 रो के बराबर 1 रो है। ठीक है, इसको क्रिएट करते हैं हम। तो हमने लिखा TR और हमने दिया यहाँ पर हेडिंग है ना वो, तो TH और हमने दिया नेम और TH क्लोज कर दिया। तो इससे क्या होगा, इससे केवल एक कॉलम बनेगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं, ये जो नेम लिखा हुआ है ये नेम 2 रो के बराबर एक आए। तो हम यहीं पर जहाँ पर ये हेडिंग दिया इसको हम यहीं पर लिख देंगे रो स्पैन, स्पैन इक्वल टू 2। इससे क्या होगा, अब थोड़ी देर पहले जो हम दूसरी टेबल बना रहे थे उसमें यहाँ पर रो स्पैन नहीं था, वहाँ पर केवल नेम था। अब यहाँ हमने रो स्पैन दे दिया, इससे क्या होगा कि 2 रो के बराबर एक रो बन जाएगी। अब आते हैं हम दूसरा कॉलम, उसमें क्या है लिखा, एड्रेस, सॉरी मार्क्स लिखा है उसमें, मार्क्स। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये मार्क्स वाला जो कॉलम है ये 2 कॉलम के बराबर एक कॉलम बन रहा है। तो हम जहाँ इसको बना रहे हैं हम TH के अंदर हम यहीं पर दे देंगे इसको कॉलम स्पैन इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 कॉलम के बराबर का एक कॉलम बन जाएगा। अब ज़रा हम इसको समझते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा। अभी इसका आउटपुट कुछ नहीं आएगा, अभी इसका आउटपुट केवल सिंगल रो आएगी। उसका रीज़न है, हमने क्या कहा था कि रो बाय रो टेबल बनती है। देखिए इसका आउटपुट अभी एक ही दिखाई दे रहा है आपको। क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि नीचे कंट्रोल अभी नहीं आया है। अब जैसे ही नेम के नीचे कंट्रोल आएगा तो ऑटोमेटिक दूसरी रो बन चुकी है, उसके आगे लिखना स्टार्ट होगा। तो हम समझते हैं प्रोग्राम में दोबारा से। अब दूसरी रो बनाते हैं। दूसरी रो में क्या लिखा है, दूसरी रो में पहला कॉलम तो ऑलरेडी बन चुका है नेम वाला, सेकंड कॉलम बनना है हिंदी और फिर बनना है मैथ्स। तो ठीक है, हम फिर से, हमने यहाँ पर TR क्लोज नहीं किया था, ठीक है TR क्लोज नहीं किया हमने, ये फिर भी चल गया। उसका रीज़न ये है कि अगर TR क्लोज नहीं करेंगे हम तो चल जाएगा, लेकिन दूसरी रो नहीं बनेगी, क्योंकि जब तक पहली रो कंप्लीट नहीं होगी। पहली रो कंप्लीट तब होगी जब आप TR क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर चलेगी दूसरी रो। अब देखिए दूसरी रो के अंदर क्या करना है हमको, दूसरी रो में हमें ये करना है कि नेम वाले के नीचे तो कुछ करना नहीं है हमको, तो वो स्पेस खाली छूटा है। दूसरा कॉलम जो है उसमें लिखना है। तो ठीक है, 3 कॉलम होंगे। तो मैंने इसीलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने स्पेस खाली छोड़ रखा है, ये समझाने के लिए कि यहाँ पर कुछ कोड नहीं आएगा। जबकि इसका कोई मतलब नहीं बनता है, ये कोड वापस यहीं से आएगा, यहीं से स्टार्ट होगा। तो ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा स्पेस छोड़ देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। और मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। इसके नीचे मार्क्स वाले कॉलम के नीचे 2 कॉलम है ना, तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। TH मैंने लिखा हिंदी, TH क्लोज, फिर मैंने लिखा TH और मैंने लिखा मैथ्स, फिर TH क्लोज, फिर TR क्लोज। अब इससे क्या होगा, जो पहला कॉलम है यहाँ नेम के नीचे जो बनना चाहिए था वो नहीं बनेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी हम 2 रो को मिला करके बना चुके हैं। यहाँ से बनना स्टार्ट होगा। तो ठीक है, मैंने यहाँ लिखा है हिंदी और मैथ्स। प्रोग्राम सेव कर देता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखिए अब आपके दिमाग में बात ये आ रही होगी कि मैंने यहाँ पे स्पेस क्यों छोड़ा। स्पेस मैंने यहाँ इसलिए छोड़ा है आपको समझाने के लिए कि देखो यहाँ पर जो स्पेस छोड़ा है यहाँ पर मैंने कुछ लिखा नहीं है, जबकि इसका कोई मतलब नहीं बनता है। ये मैंने स्पेस सिर्फ इसलिए छोड़ा है ताकि इस कोड को देख करके आप आउटपुट को समझ सकें कि नेम के नीचे कुछ भी नहीं आना है, क्योंकि वो ऑलरेडी बन चुका है। इसलिए मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, जबकि इसका कोई मतलब नहीं है। कोड हमारा यहीं से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये तो कोडिंग है ना। हम यहाँ पर कुछ भी फॉर्मेटिंग कर लें, उसका आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आउटपुट पे फ़र्क पड़ता है टैग का, जो हम टैग लिखते हैं। मैंने प्रोग्राम सेव किया, दोबारा रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कोड पे, कोड के आउटपुट पे। क्यों? क्योंकि कोडिंग लिखना अलग तरीका है और उस कोडिंग को डिस्प्ले करना टैग की हेल्प से वो अलग तरीका है। तो यहाँ पर फॉर्मेटिंग कुछ भी कर लीजिए आप। इसलिए मैंने यहाँ पर स्पेस छोड़ा था ताकि समझाने के लिए कि नेम में नीचे कुछ नहीं आएगा। अब ये 2 रो हो गई। अब तीसरी रो जो बनेगी वो स्टार्टिंग से बनेगी। तो ठीक है, तीसरी रो हमारी ये वाली है। हम ये स्टार्ट करते हैं TR और इसके अंदर TD है,
नाम लिख देते हैं हम अमित, टीडी क्लोज, फिर से टीडी और उसके अंदर 45 मान लीजिए नंबर हम लिखते हैं 40, फिर टीडी क्लोज, फिर अब के बाद नंबर होंगे दूसरे के, तो हमने नंबर दिए 30, फिर टीडी क्लोज, फिर टीआर क्लोज। बस, यानी कि पहले कॉलम में क्या आएगा अमित, दूसरे कॉलम में क्या आएगा नंबर मैथ्स के, सॉरी हिंदी के, फिर मैथ्स के नंबर। सेव किया हमने, रिफ्रेश किया प्रोग्राम को अपने, अमित 40 30। अलाइनमेंट एट्रीब्यूट लगा देंगे हम, तो ये अलाइन हो जाएंगे लेफ्ट राइट सेंटर जैसे चाहेंगे इनको हम। ठीक है। अच्छा, ये बीच में क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने इसको टी एच से लिया है, हम इसको टी डी से लेते तो ये लेफ्ट में आता। सिंपल, इतना सा फर्क है। तो ऐसे ही एक इसी टेबल को हम इसी रो को कॉपी कर लेते हैं हम, 1 लिख देते हैं, इसमें नाम को बदल देते हैं, मान लीजिए लिख दिया मैंने राहुल, और इसके नंबर कर दिए मैंने 30 35, इसका नंबर कर दिया मैंने यहाँ पर 32। प्रोग्राम सेव किया, रिफ्रेश किया, ये आ गया। सिंपल। तो कॉलम स्पैन रो स्पैन समझने की बात यहाँ फिर से ये है कि अगर ये रो स्पैन किया था हमने, 2 रो बन चुकी थी स्टार्टिंग में, तो दूसरी रो का पहला कॉलम बन गया था। अब जो कंट्रोल आएगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। इसमें पहले ही हमने 2 कॉलम बना लिए थे, तो जो कंट्रोल आएगा वो भी यहाँ से स्टार्ट होगा। बस इतना सा एग्जाम्पल यहाँ पर समझने वाली बात का ये है। और इसमें ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल था आपका रो स्पैन और कॉलम स्पैन का।